हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू स्टेटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है कि इस साल एल नीनो की आने की संभावना है। यानी कि क्लाइमेटिक ऐसी दशाएं क्रिएट हो गई हैं जिससे कि एल नीनो इस साल आने की संभावना है, जिससे हमारे भारतीय मानसून पे और हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो खबरों में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। कई जलवायु मॉडलों ने मई 2023 में एल नीनो की भविष्यवाणी की है। Many climatic models have forecasted an El Nino in May 2023। तो इस साल जैसे कि जो मई का महीना है 2023, उसमें एल नीनो की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें कई सारे क्लाइमेटिक मॉडल्स तैयार किए गए हैं। उसमें ये बताया गया है कि इस साल एल नीनो आने की संभावना मई 2023 में है। 3 साल का रिकॉर्ड ला नीना मार्च 2023 में समाप्त हुआ और वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर सामान्य तापमान पर है। तटस्थ चरण के रूप में जाना जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो लानिना की घटना है, वो अभी जल्द ही मार्च 2023 में समाप्त हुई है और इस टाइम पे जो इक्वेटर पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वह नॉर्मल है और जो कि यहाँ पे न्यूट्रल फेज के तरीके से यानी तटस्थ चरण के तरीके से जाना जा रहा है। लानिना आपका ये देख सकते हैं कि ये एल नीनो का उल्टा होता है और ये हमारे भारतीय मानसून पे इसका उल्टा प्रभाव डालता है, जिससे कि वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पे बाढ़ आता है और कहीं पे बहुत ज़्यादा दशाएँ चेंज हो जाती हैं, क्लाइमेटिक दशाएँ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे भारत में इसका जो असर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये लानिना हमारे लिए अच्छा होता है, एल नीनो नेगेटिव होता है। तो मार्च में बताया जा रहा है कि ये एंड हुआ है 2023 में लानिना। देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा टाइम तक हुई और अभी तक ठंडा मौसम बना हुआ है। लेकिन जो इस टाइम का फिनोमिना है, यहाँ पे अब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर सामान्य तापमान पर है और तटस्थ चरण के रूप में एक माहौल तैयार हो गया है, ठीक है? यानी कि न्यूट्रल फेज के तरीके से वहाँ पे ओशनिक जो सिचुएशन है वो तैयार हो गई है। एल नीनो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। एल नीनो को पहली बार पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट से असामान्य रूप से गर्म पानी की उपस्थिति के रूप में पहचाना था। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, तो हम लोगों ने साउथ अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो, तो आप जाके उसको आराम से देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन से देश पड़ते हैं, उसकी क्या भौतिक विशेषताएँ हैं, क्या पॉलिटिकल विशेषताएँ हैं। सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि मछुआरों ने पेरू के तट पे, तो यहाँ पे जो जलधारा ऐसे आई, उसी को यहाँ के मछुआरों ने, जैसे कि ये मान लीजिए कि पेरू तक का तट हो गया, ये आपका चिली हो गया और ये आपका पेरू का तट हो गया। तो यहीं पे मछुआरों ने ये जो जलधारा जा रही है इस साइड पे, तो उसे ही एल नीनो का नाम दिया। अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्टिनेंट है, उसके पश्चिमी साइड पे मैक्सिमम आपकी ठंडी जलधाराएँ चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हम्बोल्ट जलधारा चलती है, जिसको हम्बोल्ट द्वारा खोजा गया था, जिसके नाम पे हम्बोल्ट जलधारा बहती है। लेकिन ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसके वजह से ये जो जलधारा होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और जब कमज़ोर होने के बाद यहाँ पे ये जो धारा रहती है वो इस साइड पे चलने लगती है, ठीक है? यहाँ पे इस साइड पे ना चल के इस साइड पे चलने लगती है। उसके बाद पृथ्वी के रोटेशन की वजह से ये इस साइड में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो ठंडी धारा बहनी चाहिए थी, लेकिन मछुआरों ने देखा कि यहाँ पे गर्म जलधारा बह रही है, तो उसी टाइम पे इसको एल नीनो का नाम दिया गया। तो वो इस तरीके से सामने आया, ठीक है? तो पेरू के तट पे यहाँ पे देखा गया था गर्म जलधारा, जिसको एल नीनो नाम दिया गया। स्पेनिश अप्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा। जो स्पेनिश अप्रवासी थे यानी इमाइग्रेंट्स थे, तो उन्होंने इसको एल नीनो नाम दिया, जिसका अर्थ होता है स्पेनिश में छोटा लड़का, यानी कि द लिटिल बॉय। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन परिघटना का सामान्य से अधिक गर्म चरण है, जिसके दौरान भारत सहित दुनिया के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एल नीनो आता है, तो उस टाइम पे भारत सहित दुनिया में कई क्षेत्रों में, जो आपका भारत के आसपास के इलाके होते हैं, वहां पर सामान्य से कम वर्षा होती है और ज्यादा गर्म तापमान होता है। तो ये हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे मानसून के लिए और हमारे भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही बुरा असर इसका पड़ता है। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि एल नीनो घटना के दौरान दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट से भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान लंबी अवधि के औसत से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गया और 2015 से 16 में हुई एक मजबूत एल नीनो घटना के मामले में विसंगतियां 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है।
अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, यानी कि ये एक क्रमिक घटना नहीं है कि जिससे कि आपका इस टाइम पे आया, उसके बाद 4 साल बाद फिर से आएगा। जैसे कि आपके ओलंपिक्स होते हैं हर 4 साल बाद और जैसे कि आपका आईपीएल होता है हर 1 साल पे। जबकि अगर मान लीजिए पैंडेमिक कोई आ गया तो उसकी वजह से टल सकता है, लेकिन ये जो अल नीनो होता है उसका कोई क्रम नहीं होता कि 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, किस तरीके से आएगा। ये अनुमानित नहीं किया जा सकता है, ठीक है? और 2 से 7 साल के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती है। यानी कि कभी-कभार 2 साल पर आता है, कभी-कभार इसका जो साल का गैप है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एक मौसमी घटना है। इसमें आपका जैसे कि सरफेस से लेके आपका जो ऊपर का क्लाइमेट होता है, यानी कि आप जैसे-जैसे आप पृथ्वी से धरातल से ऊपर जाते हैं, जो वहाँ का क्लाइमेट होता है, यानी कि दोनों आपस में वर्क करते हैं। जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही है और जो आपका सरफेस पे कंडीशन हो रही है, वो सारी चीज़ें मिलके यानी लंबे समय तक इनमें कार्य हुआ करता है। उसके बाद फाइनली ये रिज़ल्ट निकलता है जो कि 2 साल बाद या फिर कभी-कभी 7 साल बाद ऐसा देखने को मिलता है। जलवायु विज्ञानियों ने निर्धारित किया है कि एल नीनो दक्षिणी दोलन के साथ-साथ होता है। जो एल नीनो है और दक्षिणी दोलन है वो साथ-साथ होते हैं, क्योंकि इनसो जो आप समझते हैं, टर्म समझते हैं, वो यही चीज़ है। इनसो के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो, तो आप जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा होगा, एक मेंशन हो रहा होगा। उसके बाद दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव में बदलाव है। तो इसमें बताया जा रहा है जो साउदर्न ऑसिलेशन है, वो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर यानी कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में महासागर के ऊपर हवा के दबाव में बदलाव है। आगामी एल नीनो के बारे में जलवायु मॉडल क्या कहते हैं? यानी कि व्हाट डू द क्लाइमेट मॉडल्स से अबाउट अपकमिंग एल नीनो? तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत पे? चलिए ये देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत के लिए मानसून की स्थिति है वो कमजोर पड़ेगी। मई या जून 2023 में एल नीनो के विकास से दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम कमजोर हो सकता है, जो भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 70% लाता है और जिस पर इससे अधिकांश किसान अभी भी निर्भर हैं। जो आपका मानसून होता है, जो भारत पे मानसून की स्थिति बनती है, वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं वो आईटीसीजेड को क्रॉस करती हैं, वो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं और भारत के पश्चिमी छोर पे टकराती हैं। तो जो हवा की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से आती है और भारत पर टकराती है। इस वजह से इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उससे भारत के कई इलाकों में अच्छी तरीके से वर्षा प्राप्त होती है और जो वर्षा प्राप्त होती है उसी पे जो हमारे किसान हैं निर्भर हैं, जो खेती करते हैं और जो मानसून में वर्षा प्राप्त होती है उसी से उनके खेतों की सिंचाई हो जाती है और उनके खेत फलते फूलते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि इसमें अधिकांश किसान अभी भी इसी पे निर्भर हैं। हालांकि उप-मौसमी कारकों जैसे कि मेडन-जूलियन ऑसिलेशन और मानसून कम दबाव प्रणाली कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से वर्षा को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि वर्ष 2015 में देखा गया था। हम आपको बता दें कि 2015 में एल नीनो आया था और ऐसी ही घटना हुई थी कि बताया जा रहा था कि भारत के मानसून पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, जो कि पड़ता ही है। नॉर्मली देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिससे कि मानसून हमारा अफेक्ट करता है। लेकिन जो ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, ये भी एक मौसमी घटना है, जो कि मानसून पे प्रभाव नहीं पड़ने देती है और अच्छे तरीके से बारिश होती है। 2015 में एल नीनो के बावजूद भी भारत में अच्छी तरीके से वर्षा हुई थी और वहाँ पे किसान भी खुश थे। तो यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो नॉर्मल देखा जा सकता है सिचुएशन। उसके बाद बताया जा रहा है गर्म तापमान। अगर हॉट टेम्परेचर की बात करें कि भारत में ऐसा हो जाएगा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके बारे में समझते हैं। यह भारत और दुनिया भर के अन्य क्षेत्रों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में लू और सूखे का कारण भी बन सकता है। देखा जाए अगर एल नीनो आता है तो भारत सहित आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया, प्रशांत द्वीप समूह यानी कि जो आपके पैसिफिक आइलैंड्स हैं, उसमें लू का यानी कि जो गर्म हवाएं चलती हैं, अगर आप लू में पड़ जाते हैं तो आपको कई सारी बीमारियां होती है, डिहाइड्रेशन होता है और कभी-कभार तो डेथ भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही घातक होती हैं। तो लू चलने के लिए और सूखा अगर पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि सूखे की वजह से कई सारे हमारे भारतीय किसान बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही इन सारे देशों में भी ये स्थिति बनने की संभावना है। अब बात करते हैं कि हेवियर रेनफॉल इन द वेस्ट, पश्चिम में भारी वर्षा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे वर्षा का कमी होगा, लेकिन अगर पश्चिमी देशों की बात करें यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफ़ोर्निया जैसे अन्य राज्यों में, वहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना है।
क्योंकि ये एक क्लाइमेटिक कंडीशन है कि एक तरफ धूप तो एक तरफ छाँव, ऐसा करके एक सारी प्रक्रिया चलती रहती है कि अगर एक तरफ में उच्च दाब बना हुआ तो दूसरी तरफ निम्न दाब बनेगा और ऐसे-ऐसे करके ये सिचुएशन बनती रहती है। तो अगर मान लीजिए भारत में और इस तरीके से इन सारे क्षेत्रों में अगर मान लीजिए सूखा पड़ रहा है और ये सारी कंडीशन बन रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया के क्षेत्रों में भारी बारिश होने के लिए और बाढ़ होने के लिए संभावनाएँ बन सकती हैं। और प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं यानी कोरल रीफ्स जो होते हैं, उनके विरंजन की यानी उनके डिफ्लेशन की और उनके मरने का भी कारण बन सकती हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये सारे असर पड़ेंगे। अगर भौगोलिक तरीके से देखा जाए तो राइजिंग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ती वैश्विक औसत तापमान 2023 में अल नीनो और 2024 में जाने से वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से यानी कि जो आपका प्री इंडस्ट्रियल एवरेज है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो सकता है। यानी कि 2023 में आता है उसके बाद 2024 में जाता है क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन रहता है इसके रहने का। तो ये जो हमारा तापमान है जो कि पूर्व औद्योगिक औसत तापमान था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म कर सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है अगर एल नीनो खतरनाक तरीके से प्रभावित करता है तो। महासागरों का गर्म होना भी एल नीनो घटना के प्रमुख प्रभावों में से एक है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर एल नीनो आता है तो वहाँ पे महासागर गर्म होगा और वहाँ पे जो जीव-जंतु होते हैं यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, वो नहीं सर्वाइव कर पाती हैं और वहाँ के जो प्लैंक्टन्स होते हैं और जो वहाँ के कोरल रीफ्स होते हैं, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे वो गर्मी होगी और ये सारी चीज़ें संभावनाएँ घटित होंगी। यह तब है जब विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि डब्ल्यूएमओ के अनुसार समुद्र की गर्मी पहले से ही रिकॉर्ड ऊँचाई पर है। तो डब्ल्यूएमओ ने पहले ही बताया है कि समुद्र की जो गर्मी है वो ज़्यादा है इस बार और इसके बाद एल नीनो के आने के बाद और बढ़ जाएगी ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है? पिछली ऐसी घटनाओं का प्रभाव क्या हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2015-16 में भारत में व्यापक रूप से गर्म हवाएँ चलीं, जिससे प्रत्येक वर्ष में यानी कि अगर देखा जाए प्रत्येक वर्ष में लोगों की जो जानें गई हैं, वो 2500 लोगों की मौत हुई है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है और अगर ऐसा होता है तो बहुत भारी मात्रा में जान-माल की हानि होती है। दुनिया भर में मूंगे की चट्टानें भी विरंजन से पीड़ित हैं, यानी कि जो कोरल रीफ्स हैं, वो सफ़र्ड हैं ब्लीचिंग से, यानी कि कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और थर्मल विस्तार के कारण, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण समुद्र का स्तर 7 मिलीमीटर बढ़ गया है। तो ये जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही है, वो बहुत ही एडवर्स कर देती है और उसकी वजह से जो असर पड़ रहा है हमारे जीवन पे और हमारे आस-पास के क्षेत्र में, वो बहुत ही विनाशकारी है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ अल नीनो ने 2016 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष बना दिया था। तो 2016 अपने आप में सबसे गर्म वर्ष हो गया था अल नीनो के वजह से ही। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। 1982 से 83 और 1997 से लेके 98 की अल नीनो घटनाएँ 20वीं सदी की सबसे तीव्र घटनाएँ थीं। यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटेंस थी ये घटनाएँ, जो कि 1982-83 की, 1997 और 1998 की अगर बात करें तो उस टाइम की ये जो एल नीनो की घटनाएँ थी वो बहुत ही इंटेंसिव थी यानी कि बहुत ही तीव्र घटनाएँ थी। 1982 से 83 की घटना के दौरान पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 9 से 18 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना असर डाल देता है कि अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता था उससे ये 9 से 18 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अगर 1982 से 83 की बात करें तो। जो हमने बात की थी मेडन जूलियन ऑसिलेशन की, तो एमजेओ क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यह 2 भागों से बना हुआ है, ठीक है? ये 2 पार्ट में होता है। एक बढ़ा हुआ वर्षा चरण और जो दूसरा है, वो दबा हुआ वर्षा चरण। यानी कि एक तरफ तो वर्षा ज़्यादा होती है, वहीं दूसरे तरफ वर्षा कम होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे तो बादल बनेंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ से ये हवाएँ अगर जाती हैं और यहाँ पे जो अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे नीचे बैठती हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो वहाँ पे आसमान साफ होगा और यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी और यहाँ पे बादल छाए रहेंगे। तो इस तरीके से ये घटना जो होती है वो एक तरफ तो वर्षा ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ वहीं वर्षा कम होती है। तो 2 चरण में ये कंडीशन होती है जो एमजेओ की है। यह द्विध्रुव संरचना उष्णकटिबंध में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जिससे बढ़ी हुई अवस्था में अधिक बादल और वर्षा होती है और दबे हुए चरण में अधिक धूप और सूखापन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टॉर्मी एंड वेट, क्योंकि यहाँ पे हवाएं देखिए ऊपर उठ रही हैं, अपवर्ड हो रहा है, और उसके बाद हवाएं यहाँ पे ऊपर ट्रोपोस्फेयर के पास जाने पे यहाँ पे आपका बाएं मुड़ गई और यहाँ पे आपके दाहिने मुड़ गई, ठीक है। और ऊपर जाने पे ये हवाएं इकट्ठा होती हैं, संघनित होती हैं, उसके बाद यहाँ पे वर्षा करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे स्टॉर्मी और वेट कंडीशन बन जाती है। उसके बाद जब ये हवाएं कुछ दूरी पे जाती हैं और कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे अभिसरण होने लगता है, यानी कि इधर से कुछ हवाएं आई, इधर से आई, टकराई और यहाँ पे डाउनवर्ड हुआ हवाओं का, ठीक है। और यहाँ पे आसमान भी साफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सनी एंड ड्राई कंडीशन बन जाएगा। जो एयर प्रेशर मैंने एक पढ़ाया हुआ है टॉपिक, अगर उसको आप देख लेंगे, वायुदाब क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है पूरे पृथ्वी पे, तो आप ये कंडीशन जो हो रही है, ये जो हो रहा है कि आपका हवाएं कहीं नीचे जा रही हैं, कहीं ऊपर उठ रही हैं, ये क्यों हो रहा है, आप इसको समझ जाएंगे। आपका ऊपर ही यहाँ पे मेंशन कर रहा होगा कि वायु दाब के बारे में समझने के लिए मेरी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके लास्ट में समझ लीजिएगा फिर से जाके, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आसमान साफ रहेगा, यहाँ पे सनी रहेगा और यहाँ पे आपका बादल रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपका मेडन जूलियन ऑसिलेशन काम करता है और यही बैलेंस कर देता है एलिनो को, जब भारत में एलिनो आने के बावजूद भी वर्षा होती है और प्रॉपर तरीके से सिचुएशन बनी रहती है, जैसे कि 2015 में हुआ था। अब बात करते हैं हाउ डज इंसो अफेक्ट इंडिया, यानी कि इंसो भारत को कैसे प्रभावित करता है, उसको समझ लेते हैं। भारत की जलवायु पर इंसो का प्रभाव मानसून के मौसम में सबसे अधिक स्पष्ट होता है। एल नीनो घटना के दौरान भारत औसत से कम वर्षा का अनुभव करता है। जब भी एल नीनो की घटना होती है तो भारत का औसत वर्षा होती है उससे कम वर्षा होती है उस टाइम पे, और तापमान भी ज्यादा रहता है। एल नीनो भी तापमान में वृद्धि करता है, गर्मी की लहरों को बढ़ाता है और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। यानी कि जब एल नीनो आता है तो लू जो रहती है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती है, बहुत ज़्यादा ही विनाशकारी रहती है, जिससे कि आपने देखा है, अभी मैंने आंकड़ा भी बताया कि 2500 लोग अप्रॉक्स मर रहे थे हर साल उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें इसमें संबंधित हैं जो कि भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी असर डालती हैं। दूसरी ओर लानीना घटना के दौरान भारत औसत से अधिक वर्षा का अनुभव करता है। जैसा कि मैंने बताया कि एल नीनो का उल्टा लानीना घटना है, वहां पे इससे भारत में ज्यादा बारिश होती है। इससे बाढ़ भूस्खलन हो सकता है, क्योंकि भारी बारिश होगी तो बाढ़ आएगा, बाढ़ आता है तो भूस्खलन की भी संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि उससे वो मिट्टी का कटाव होता है और भूस्खलन की घटनाएं भी देखी जाती है, यानी लैंड स्लाइडिंग भी देखी जाती है। आप इसको फ्रिक्वेंट देखते होंगे पर्वतीय इलाकों में, ठीक है। फसलों और बुनियादी ढांचों को नुकसान हो सकता है। हालांकि लानीना ठंडा तापमान भी लाता है, क्योंकि बारिश होगी और ये सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाती हैं लानिना के आने से, जो गर्मी की लहरों से राहत प्रदान कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं लानीना के बारे में, ठीक है, अगर भारत में आता है तो क्या चीज होता है। तो कुल मिला के जो मॉडल हैं, जो मॉडल्स बताए गए हैं, उसके अनुसार देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो मई है 2023 का, उसमें आपका एल नीनो आने की संभावना ज्यादा देखी जा रही है। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और गर्मी से बचिएगा, लू से बचिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा और ख्याल रखिएगा और अवेयर रहिएगा कि हमारा क्लाइमेट किस तरीके से चेंज होता है और ये घटनाएं, गर्मी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, बारिश इस टाइम तक क्यों हो रही है, अप्रैल में अभी तक हमें ठंडी क्यों महसूस हो रही है, लानीना क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, उसमें अंतर जानने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो एल नीनो होता है वो किस तट पे होता है, किस कॉन्टिनेंट के पास होता है, घटित होता है, और वहां से लेके इतनी दूर तक हमारे भारत में इसका असर किस तरीके से देखा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको पृथ्वी को समझने में और सहायता मिलेगी और अच्छा लगेगा आपको कि हाँ मैं इंटरकनेक्टेड हूँ, क्योंकि आप भी एक इस प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।